CH321 रूही का रोना। अभय ने तंज भरी मुस्कान के साथ कहा, रूही तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ जाने के लिए आया हूँ? रूही तुम भी ना कहाँ राजवीर के पीछे पागल हो, क्या है राजवीर में? ना कोई स्टेटस, ना पैसा, ना बैंक बैलेंस और उसके पास जो गाड़ी है, वो भी तुम्हारे चाचू ने दी है। मुझे तो समझ नहीं आता तुम जैसी लड़की को वो राजवीर कैसे पसंद आ गया। रूही ने गुस्से में कहा, एक और बार मेरे राजवीर के बारे में कुछ कहा तो मुंह तोड़ दूंगी, निकलो यहाँ से। मेरा राजवीर तुमसे कहीं ज्यादा अच्छा है, तुम्हारी तरह लड़कियों को इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी से नहीं निकालता। अभय स्टाइल में सोफे पर बैठ गया और मुस्कुराकर बोला, ये बात तो तुम झूठ बोल रही हो। तुम भी जानती हो और मैं भी जानता हूँ कि राजवीर नित्या के साथ एक लंबे टाइम तक रिलेशन में था। तुम्हें क्या पता कि राजवीर और नित्या एक दूसरे के कितने करीब थे। रूही को समझ नहीं आ रहा था कि वो अभय की इतनी बकवास सुन क्यों रही है, लेकिन फिर भी वो अभय को गुस्से में देख रही थी। अभय ने फिर से कहा, देखो रूही, मुझे तुम्हारे पति से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम मेरे साथ एंजॉय करो और अपने घर में पति के साथ भी रहो। हम बाहर मिलेंगे, बाहर एंजॉय करेंगे, साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे और मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे उस मिडिल क्लास पति को कोई प्रॉब्लम भी होगी। ये सुनते ही अब तो रूही का गुस्सा उसके कंट्रोल से बाहर हो गया। अभय के पास जाकर उसने खींचकर एक मुक्का अभय के मुंह पर जड़ दिया। अभय का चेहरा एक तरफ हो गया, लेकिन इस बार अभय को बहुत गुस्सा आया। वो उठा, उसने रूही के गाल पर एक चांटा मार दिया। रूही गुस्से में उठी, लेकिन तभी उसे चक्कर आने लगे। उसे चक्कर क्यों आ रहे थे उसे नहीं पता था। उसे ऐसे हाल में देखकर अभय ने मुस्कुरा कर कहा, क्या सोच रही हो रूही कि तुम्हें चक्कर क्यों आ रहे हैं? तुम अभी अभी जिस पानी में नहाकर आई हो, उस पानी में ऐसा केमिकल था जो तुम्हारी बॉडी को कमजोर कर देगा, इतना कमजोर कि तुम खुद से उठ भी नहीं पाओगी। कहते हुए अभय रूही के करीब जाने लगा। रूही ने हिम्मत करके अभय के सीने पर अपने दोनों हाथ रखे और उसे धक्का दे दिया और अभय फिर से सोफे पर जाकर गिरा। रूही गुस्से में बोली, खबरदार, अगर मेरे करीब भी आए तो सच कहती हूँ अभय, अगर तुमने मेरे साथ कुछ भी किया तो सुबह तक तुम्हें जान से मार दूंगी। ओबरॉय मेंशन तुम नहीं, तुम्हारी लाश जाएगी। कहते हुए रूही जमीन पर बैठ गई। रूही के शरीर में इस वक्त जान नहीं थी, उस पर केमिकल का असर हो गया था। अगर रूही के अंदर जान होती तो वह अब तक अभय का मुंह तोड़ चुकी होती। रूही ने आंखें बंद की और मन ही मन कहा, राजवीर तुम कहाँ हो, प्लीज आ जाओ, प्लीज आ जाओ। अभय फिर रूही के पास गया। रूही अभय को खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब उसके अंदर जान बिल्कुल ही खत्म हो गई थी। अभय ने रूही को गोद में उठा लिया और रूही बेहोश हो गई। अगली सुबह रूही की जब आंखें खुली तो वो बेड पर थी। उसकी बॉडी पर कपड़ों के नाम पर बस एक सिंगल सी वाइट शर्ट। रूही की बॉडी में बहुत पेन हो रहा था। उसकी आंखें अभी भी ठीक से खुली नहीं थी। उसने आसपास नजर घुमाई तो उसका सिर चकराने लगा। उसके सिर में अभी भी दर्द हो रहा था। उसने खुद को देखा तो उसने एक वाइट शर्ट पहनी हुई थी। रूही को याद आया कि कल रात अभय ने भी वाइट शर्ट पहनी थी। रूही की दिल की धड़कनें तेज होने लगी। उसने महसूस किया कि उसने शर्ट के अलावा कुछ नहीं पहना। अब तो रूही की लगभग जान ही निकल गई। तभी रूही को बाथरूम में से पानी गिरने की आवाज आई। रूही को समझते देर नहीं लगी कि बाथरूम में अभय है और उसकी जिंदगी अभय ने बर्बाद कर दी। रूही उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन रूही के शरीर में दर्द हो रहा था। वो उठ नहीं पाई, फिर भी वो हिम्मत करते हुए बेड से टेक लगाकर बैठ गई। रूही के आंसू बहने शुरू हो गए। रूही को राजवीर के साथ बिताए हुए पल याद आने लगे। रूही का मन कर रहा था कि वो जोर जोर से रोए, चीखे, चिल्लाए, लेकिन उसके शरीर में इतनी भी जान नहीं थी कि वह अपना दर्द निकाल सके। रूही को लग रहा था कि उसकी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है, अब उसकी जिंदगी में कुछ नहीं बचा। रूही मान चुकी थी कि अब वो राजवीर को मुंह दिखाने लायक नहीं रही। राजवीर वो तो इतना अच्छा था, अगर वो रूही को इस हालत में देखता तो भी उसे अपना लेता।
लेकिन अब रूही राजवीर के साथ नहीं रहना चाहती थी। रूही ने डिसाइड किया कि वो अपनी जिंदगी खत्म कर लेगी, क्योंकि अगर जिंदा रही तो राजवीर से दूर नहीं रह पाएगी। रूही जैसे तैसे बेड से उठी, लेकिन उठते ही गिर पड़ी। रूही ने टेबल पर रखा हुआ एक कांच का गिलास उठाया और उसे फोड़ दिया। रूही ने वो कांच का गिलास अपनी कलाई पर लगाया, लेकिन जैसे ही वो उसे काटने को हुई, बाथरूम का गेट खुला और सामने राजवीर टॉवल में खड़ा था। राजवीर ने रूही को देखा और रूही ने राजवीर को। रूही का रोना तेज हो गया। राजवीर की आंखें हैरानी से फैल गई। राजवीर ने कहा, अंदस को, पागल हो गई रूही, ये क्या कर रही हो? छोड़ो इसे। रूही ने नामेजी गर्दन हिलाते हुए कहा, अंदस को, नहीं राजवीर, अब मैं तुम्हारे लायक नहीं रही। अभय ने मुझे किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। मैं अब जीना नहीं चाहती। राजवीर को गुस्सा आ गया। राजवीर बोला, अंदस को, तुम्हें बेड से उठने के लिए कहा किसने? और तुम उठी तो उठी, खुद की जान लेने पर उतारू भी हो गई। पागल तो नहीं हो गई हो? छोड़ो इसे रूही, इससे पहले कि मेरा गुस्सा बढ़ जाए। लेकिन रूही नामे गर्दन हिला रही थी। राजवीर 4 कदम आगे आया। उसने रूही के हाथ से वो कांच का टुकड़ा लेकर एक साइड फेंका और फिर रूही को कसकर गले लगा लिया। राजवीर ने रूही को इतनी जोर से गले लगाया था कि उसकी चीख निकल गई। रूही का रोना और तेज हो गया। राजवीर ने अगले ही पल रूही को गोद में उठाया और बेड पर बैठा दिया और फिर उसके पैरों को कंबल से कवर करते हुए उसके पास बैठ गया। रूही अब भी रो रही थी और राजवीर भी इरिटेट हो रहा था। राजवीर ने अब रूही को देखकर गुस्से में कहा, अंदस को, क्यों रो रही हो? ये सुनते ही रूही का रोना और ज्यादा तेज हो गया। रूही के रोने से रिजीवर इरिटेट हो रहा था। राजवीर बेड से उठा और कबर्ड में से शर्ट निकालकर पहनने लगा। रूही राजवीर को देखती हुई रो रही थी। राजवीर अपनी शर्ट के बटन बंद करता हुआ बोला, अंदस को, और रो लो, जितना रोना है आराम से रो लो, पर बाद में मुझे ये जरूर बता देना कि तुम इतना रो क्यों रही हो। और इतना तो तुम अपनी विदाई में भी नहीं रोई जितना आज रो रही हो। एक तो पहले ही तुम्हारे शरीर में जान नहीं है, ऊपर से उठकर सुसाइड करने चली हो। मैं क्या तुम्हें बस मरने से बचाता रहूंगा? उस दिन भी तुमने एक गलती की थी और मरने चली थी, और कल रात भी तुमने गलती की और फिर से मरने चल दी। कहते हुए राजवीर अपनी शर्ट पहन चुका था। राजवीर ने फिर अपना टॉवल निकाला और रूही ने अपनी गर्दन नीचे कर ली। राजवीर ने अपना लोअर उठाया, उसे पहन लिया। रूही अब भी सिर झुकाए बस रो रही थी। राजवीर ने अपने बाल मिरर में सेट किए और रूही की तरफ देखकर बोला, अंदस को, अब बताओगी रो क्यों रही हो? रूही को भी अब गुस्सा आ गया। उसने कहा, अंदस को, तुम्हें नहीं पता क्यों रो रही हूँ मैं? तुम्हारे जितनी अच्छी और तुम्हारे जितनी महान नहीं हूँ। मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। क्या करूँगी तुम्हारे साथ रहकर? क्या क्या सपने सजाए थे मैंने तुम्हारे साथ, लेकिन तुम तो समझकर भी कुछ नहीं समझे। 6 महीने से ऊपर होने वाले हैं हमारी शादी को, लेकिन तुम तो मुझसे ऐसे दूर दूर भागते थे जैसे मैं कोई अछूत हूँ। कहकर रूही और ज्यादा रोने लगी। राजवीर रूही के पास जाकर स्टाइल में लेट गया। रूही राजवीर को भीगी पलकों से देखने लगी। राजवीर बोला, अंदस को, बस हो गया या और कुछ बोलना है? रूही ने कुछ नहीं कहा, बस अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा दिया। राजवीर ने एक हाथ से रूही का चेहरा अपनी तरफ घुमाया और बोला, अंदस को, तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं है ये मुझे पता था, फिर धीरे धीरे यकीन भी हो गया, लेकिन आज तुमने प्रूफ कर दिया कि तुम्हारे अंदर सच में दिमाग नहीं है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि अभय तुम्हारे करीब आएगा और मैं आने दूंगा? तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि तुम्हारे साथ कुछ गलत होगा और मैं वहां नहीं होऊंगा? तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं अपनी क्यूट सी रूही को अपनी जिंदगी से ऐसे ही जाने दूंगा? रूही हैरानी से राजवीर को देख रही थी, तो राजवीर ने मुस्कुरा कर कहा, अंदस को, कुछ नहीं हुआ तुम्हारे साथ। रूही हैरानी से राजवीर को देख रही थी। राजवीर ने कहा, अंदस को, जरा आंखें घुमाकर देखो तुम हो कहाँ? रूही ने उस कमरे में नजर डाली तो वो तो उसके घर का ही कमरा था।
रूही इतना टेंशन में आ गई थी कि उसने महसूस ही नहीं किया कि वो अपने घर है और ना ही उसने महसूस किया कि उसने राजवीर की शर्ट पहनी हुई है। रूही ने अपनी शर्ट देखी तब जाकर उसे यकीन हुआ कि वो तो राजवीर की शर्ट है। रूही को और ज्यादा रोना आ गया। रूही ने रोनी सी सूरत बनाकर पूछा, अंडस्को, तुम सच कह रहे हो राजवीर? मुझे तो कुछ भी याद नहीं, कैसे हुआ ये सब? राजवीर तपाक से बोला, अंडस्को, तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से। तुम्हें नहीं लगता कि तुम हद से ज्यादा बेवकूफ़ हो? तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी बेवकूफ़ी झेलने के लिए मुझे नेशनल अवार्ड मिलना चाहिए? रूही ने हिम्मत करके राजवीर की तरफ अपनी दोनों बाहें फैला दी और राजवीर ने रूही को गले लगा लिया। राजवीर बोला, अंडस्को, बस अब रोना मत, पिछले कितने ही देर से तुम्हारा रोना सुन रहा हूँ, मुझे इरिटेशन हो रही है। रूही ने भरे गले से पूछा, अंडस्को, बताओ ना राजवीर, क्या हुआ था कल रात? मुझे तो लगा कि मैंने तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया। सच कहती हूँ राजवीर, अगर कल रात कुछ हो जाता तो मैं खुद को मार देती या फिर उस अभय को जान से मार देती, जिंदा नहीं छोड़ती उसे मैं। राजवीर ने रूही को लगभग अपने ऊपर ही लेटा लिया और उस पर अपनी पकड़ कसते हुए कहा, अंडस्को, तुम पहले एक बात बताओ, तुम क्या मुझे कॉल नहीं कर सकती थी? कोई आदमी आकर कहेगा कि मैम आपका सर वेट कर रहे हैं और तुम उसके पीछे पीछे चली जाओगी। एक बार कंफर्म नहीं करोगे कि वो राजवीर ने ही बुक किया है या किसी और ने? मुझे तो लगा था कि रघुवंशी फैमिली की लड़की है तो दिमाग से तो जीनियस होगी, लेकिन ये नहीं पता था कि तुम पूरी की पूरी बुद्धू हो। रूही ने राजवीर के सीने पर हल्का सा मारा तो राजवीर बोला, अंडस्को, मारो मत, इतनी जान नहीं है तुम्हारे अंदर कि तुम मुझे मार सको, उल्टा तुम्हें ही दर्द होगा। रूही सुबकते हुए बोली, अंडस्को, तुमसे प्यार करने लगी हूँ तो मेरी बुद्धि काम ही नहीं करती, वरना ऑफिस जिस दिन ज्वाइन किया था उसी दिन 2 डील क्रैक की थी मैंने, लेकिन जब तुम्हारी बात आती है तो एक्साइटेड हो जाती हूँ, उस वक्त दिमाग काम नहीं करता। उस आदमी ने मुझे कहा कि सर वेट कर रहे हैं और मैंने उसकी बात सच मान ली, ये सोचकर कि तुम मेरा वेट कर रहे हो। राजवीर ने एक बार फिर रूही के सिर को अपने सीने में रखा और उसके कमर को सहलाते हुए कहा, अंडस्को, अच्छा शांत हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं हुआ कि तुम इतना रो रही हो। रूही बोली, अंडस्को, पर मुझे बताओ तो कल रात हुआ क्या? तुम वहां कैसे पहुंचे? राजवीर बोला, अंडस्को, अकल की अंधी, मैं भी उस रिजॉर्ट में तुम्हारा इंतजार कर रहा था। फ्लैशबैक। अभय ने रूही को गोद में उठा लिया और ले जाकर बेड पर लेटा दिया। अभय एक शैतानी सी मुस्कुराहट के साथ रूही को देख रहा था। अभय ने खुद से कहा, अंडस्को, अपने आप को बहुत बड़ी फाइटर समझते हो ना, लेकिन अब क्या होगा तुम्हारा? तुम्हारा राजवीर तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा और तुम यहाँ राजवीर के नाम का प्यार मुझ पर लूटा रही होगी। अभय फिर से शैतानी हंसी हंसने लगा। अभय अपनी शर्ट के बटन खोल रहा था। उसने 2 ही बटन खोले थे कि उसके मुंह पर एक जोरदार पंच लगा। वो पंच इतनी जोरदार था कि अभय जमीन पर जाकर गिर पड़ा। अभय ने आंख उठाकर देखा तो सामने राजवीर खड़ा था। राजवीर इस वक्त बहुत गुस्से में था, इतना कि आज वो अभय को जान से ही मार देगा। अभय ने अब भी चाल खेलने की सोची और बोला, अंडस्को, तुम मुझे क्यों मार रहे हो? तुम्हारी बीवी खुद मेरे पास आई है, देखो उसने तो मेरी दी हुई साड़ी भी पहनी हुई है। CH322 प्यार के पैल। राजवीर का मूड अभय की बकवास सुनने का नहीं था। उसने अभय को कॉलर से पकड़कर उठाया और मारना शुरू कर दिया। राजवीर ने अभय को इतना मारा लेकिन अभय एक भी पंच राजवीर को मार नहीं पाया। राजवीर ने अभय को मारते हुए कहा, अंडस्को, तुझे मैंने कितनी बार पीटा है लेकिन तेरे अंदर अक्ल नहीं आई। सही कहा है किसी ने, लातों की भूत बातों से नहीं मानते, तुझे तो जितना मारो उतना कम है। कहकर राजवीर ने फिर से अभय को मारना शुरू कर दिया। अभय के मुंह से खून आने लगा, लेकिन राजवीर के हाथ नहीं रुके। अभय के पैर की हड्डी टूट गई थी, लेकिन राजवीर उसका गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था। राजवीर ने अभय को मारते मारते अधमरा कर दिया। राजवीर ने अभय को तब तक मारा जब तक अभय बेहोश नहीं हो गया।
राजवीर ने अभय का कॉलर छोड़ दिया और अभय जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ा। राजवीर ने फोन निकाला और शिवाय को कॉल करके सब कुछ बता दिया। करीब 1 घंटे बाद शिवाय भी वहां आ गया। शिवाय ने अभय की हालत देखी और फिर राजवीर को देखा, जो रूही के पास बैठा हुआ उसके हाथों को रब कर रहा था। शिवाय ने वो नज़ारा देखा तो समझते देर नहीं लगी कि यहाँ क्या हुआ होगा। शिवाय ने राजवीर से पूछा, अंदस को रूही ठीक है? राजवीर बोला, अंदस को पता नहीं साले ने क्या खिला दिया, होश में नहीं है। मैंने डॉक्टर को कॉल किया है लेकिन डॉक्टर अभी तक नहीं आया। शिवाय ने कहा, अंदस को अब इसका क्या करें? राजवीर बोला, अंदस को साले को जान से मार दो। मैं रोज रोज इसे पीट नहीं सकता, जब देखो मक्खी की तरह मेरी रूही के आसपास मंडराता रहता है। शिवाय ने राजवीर को चिढ़ाते हुए कहा, अंदस को ओहो मेरी रूही, एक वक्त था जब तू रूही से शादी नहीं करना चाहता था और अब एक वक्त है कि पिछले 1 घंटे से उसके हाथ को अपने हाथों में पकड़े बैठा है। शिवाय की ऐसी बात से राजवीर की आंखों में हल्की सी शर्म आ गई और चेहरे पर मुस्कुराहट। शिवाय ने फोन करके 3-4 बॉडीगार्ड को बुलाया और अभय को दिखाते हुए कहा, अंदस को इसे अस्पताल में ले जाकर एडमिट करवा दो और इसकी किडनी और एक पैर कटवा दो, इसे अपाहिज बना दो और अगर इतना नहीं कर सकते तो जान से मार दो, लेकिन इसे ऐसा कर दो कि आज की बाद ये रघुवंशी मेंशन की तरफ आंख उठाकर भी ना देखें। वो बॉडीगार्ड अभय को लेकर वहां से चले गए। बॉडीगार्ड के जाते ही राजवीर ने फोन निकालकर डॉक्टर को कॉल किया, लेकिन इस बार डॉक्टर ने फोन रिसीव नहीं किया। शिवाय बोला, अंदस को क्या हुआ? राजवीर ने कहा, अंदस को यार 1 घंटे पहले फोन किया था, तब तो कह रहा था 1 घंटे में आ जाऊंगा, लेकिन अभी तक नहीं आया। शिवाय ने कहा, अंदस को सीनियर इसे उठा घर चलते हैं, डॉक्टर घर आ जाएगा। राजवीर ने हामी गर्दन हिला दी और अगले ही पल उसने रूही को गोद में उठा लिया और फिर उसे लेकर रिजॉर्ट से बाहर आ गया। शिवाय और राजवीर दोनों ही रूही को लेकर राजवीर के घर आ गए थे। राजवीर ने रूही को गोदी में लेकर बेड पर लेटा दिया। राजवीर ने फिर से फोन निकाला और किसी दूसरे डॉक्टर को बुला लिया। 20 मिनट बाद एक लेडी डॉक्टर वहां आ गई थी। शिवाय और राजवीर बाहर चले गए। वो लेडी डॉक्टर रूही का चेकअप करने लगी। चेकअप करने के बाद वो बाहर आई तो शिवाय और राजवीर दोनों ही उसे सवाल भरी नजरों से देख रहे थे। वो लेडी डॉक्टर बोली, अंदस को देखिए, डरने वाली कोई बात नहीं है, सुबह तक इन्हें होश आ जाएगा। उस लेडी डॉक्टर ने एक पेपर राजवीर की तरफ बढ़ाते हुए कहा, अंदस को सुबह जब ये होश में आएंगी तो खाना खिलाने के बाद मेडिसिन दे देना, ठीक हो जाएंगी। उन्हें बॉडी में थोड़ा पेन होगा, लेकिन धीरे धीरे वो पेन भी चला जाएगा। राजवीर ने हामी गर्दन हिला दी। वो लेडी डॉक्टर बाहर की तरफ जाने लगी, फिर कुछ सोचकर रुक गई और वापस आकर राजवीर से बोली, अंदस को और प्लीज उन्हें कुछ कंफर्टेबल कपड़े पहनने दीजिए ताकि उनकी बॉडी को रिलैक्स मिले। राजवीर ने अपना सलाइवा गटका और कहा, डॉक्टर प्लीज आप रूही के कपड़े चेंज कर दो। ये सुनकर उस लेडी डॉक्टर के साथ साथ शिवाय की आंखें भी हैरानी से फैल गई। उस लेडी डॉक्टर ने कहा, अंदस को आप उनके क्या लगते हैं? राजवीर अपना सलाइवा गटकते हुए बोला, अंदस को जी मैं उनका हस्बैंड हूँ। अब तो उस लेडी डॉक्टर को और ज्यादा हैरानी हुई। वो डॉक्टर बोली, अंदस को तो फिर आप खुद क्यों नहीं करते? मैं डॉक्टर हूँ नज नहीं, जो आपकी वाइफ के कपड़े चेंज करूंगी, आपको खुद करने चाहिए। राजवीर कुछ बोलता उससे पहले ही शिवाय ने उस लेडी डॉक्टर को शांत करवाते हुए कहा, अंदस को आप चाहिए ये कर लेगा। उस लेडी डॉक्टर ने एक बार शिवाय को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर बोली, अंदस को आप कौन है लड़की के? शिवाय ने कहा, अंदस को मैं उसका भाई। लेडी डॉक्टर ने कमर पर हाथ रखकर कहा, अंदस को तो आप अपने जीजा को समझाते क्यों नहीं कि कुछ काम पति ही करे तो अच्छा लगता है? शिवाय ने हाथ जोड़कर कहा, अंदस को हाँ मैं इसे समझा दूंगा, आप जाइए। थैंक यू वेरी मच कि आप हमारे बुलाने पर इतने शॉर्ट पीरियड में आ गई। वो डॉक्टर चली गई।
शिवाय ने राजवीर को देखा और राजवीर शिवाय से अपनी नज़र चुराने लगा। शिवाय बोला, अंडरस्को सीनियर ज्यादा स्मार्ट मत बन, तेरे रूही के बीच में कुछ नहीं है। शिवाय को बुरा तो लग रहा था क्योंकि उसने अपनी बहन का डेडिकेशन देखा था। शिवाय बोला, अंडरस्को मुझे ये बात पूछनी तो नहीं चाहिए क्योंकि वो मेरी बहन है, लेकिन मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा। जान सकता हूँ कि तुम दोनों के बीच में इतनी दूरी क्यों है, जबकि तुम्हारी शादी को 6 महीने से ज्यादा हो गए और तुम रूही से प्यार भी करते हो और रूही को तो तुमने देखा ही लिया, तुम्हारे पीछे पूरी पागल है, उसके बाद भी तुम दोनों के बीच फिजिकल कुछ भी नहीं है। राजवीर बोला, अंडरस्को यार मैं तुझे समझा नहीं पाऊंगा, लेकिन मैंने अपने उसके लिए सरप्राइज प्लान तो किया था और इस सरप्राइज में ये सब हो गया। शिवाय ने कहा, अंडरस्को राजवीर मैं ये नहीं कहता कि तू गलत है, लेकिन रूही के लिए सबसे अच्छा लड़का तू ही है और तू ही उससे दूरी बनाकर रखता है। तेरे पेशेंस लेवल की तो दांत देनी पड़ेगी, इतनी सुंदर लड़की तेरे घर में रहती है, तेरी बीवी है, तुझे उसे छूने का पूरा राइट है और सबसे बड़ी बात तू उसे प्यार करता है, फिर भी तुमने उससे दूरी बनाकर रखी हुई है, इसलिए मैं सोचूं रूही ज्यादातर चिड़ी वो चिड़ी तू चिड़ा दोनों मिलकर चिड़चिड़ा हो गए। बेचारी तुझ पर गुस्सा निकाल नहीं सकती, इसीलिए कितनी बार एम्प्लॉई को डांट देती है और तू समझता नहीं, क्या करूं मैं तेरा सीनियर। राजवीर तो गर्दन झुकाए बस शिवाय की बातें सुन रहा था। राजवीर जानता था कि शिवाय सही है और वो गलत, लेकिन अब तो राजवीर अपनी गलती सुधारने की कोशिश कर रहा था और आज उसने जब अपने रूही के बीच में कुछ स्पेशल करने की सोची तो ये सब हो गया। शिवाय बोला, अंडरस्को अब मैं जा रहा हूँ और एक अच्छे पति की तरह अपनी पत्नी की सेवा कर, मुझे बहुत जल्दी मामा बना दे। राजवीर ने शिवाय को देखा और शिवाय ने कंधे उचकाकर कहा, अंडरस्को कुछ गलत थोड़ी कह रहा हूँ जो तू ऐसे देख रहा है। राजवीर ने कुछ नहीं कहा। शिवाय फिर बोला, अंडरस्को अब मैं चलता हूँ, बाकी तू समझदार है। इतना कहकर शिवाय वहां से चला गया। राजवीर वापस से कमरे में आया। उसने रूही को देखा जो सो रही थी, या कह सकते हैं वो बेहोश थी। उसे सुबह ही होश आता। राजवीर रूही के कपड़े चेंज करने में कंफर्टेबल तो नहीं था, लेकिन अब उसके पास ऑप्शन नहीं था। राजवीर ने कभी नहीं सोचा था कि जिस रात को वो इतनी स्पेशल बनाना चाहता है, वो रात उसकी जिंदगी की सबसे खराब रात होगी। राजवीर ने धीरे धीरे रूही के कपड़े चेंज कर दिए और फिर उसे अपनी एक वाइट शर्ट पहना दी और फिर रूही को बाहों में लेकर सो गया। सुबह राजवीर की जब आंख खुली तब भी रूही सो रही थी। राजवीर ने टाइम देखा तो सुबह के 9 o'clock बज गए थे। राजवीर ने रूही को जगाने की कोशिश की, लेकिन शायद रूही अब भी होश में नहीं आई थी। राजवीर उठा और वॉशरूम में चला गया और तभी रूही की आंख खुल गई। फ्लैशबैक एंड। रूही की आंखों से आंसू टपकने लगे। उसकी पकड़ राजवीर पर कसती जा रही थी। राजवीर ने भी रूही को कसकर पकड़ा हुआ था। राजवीर बोला, अंडरस्को बस समझ आ गया कि कल रात क्या हुआ। रूही ने हाँ में गर्दन हिला दी। राजवीर ने रूही के बालों को सहलाते हुए कहा, अंडरस्को अच्छा चलो हटो मेरे ऊपर से, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाकर लाता हूँ, खाना खाकर दवाई ले लेना। लेकिन रूही राजवीर के ऊपर से नहीं हटी। राजवीर ने रूही को खुद से दूर करने की कोशिश की, लेकिन रूही ने राजवीर को रोकते हुए कहा, अंडरस्को राजवीर मुझे नाश्ता नहीं करना, ना ही कोई दवाई खानी है। राजवीर ने मुस्कुराकर कहा, अंडरस्को तो क्या मुझे खाओगी? रूही ने गर्दन उठाकर राजवीर को देखा और हाँ में गर्दन हिला दी। राजवीर ने रूही को धीरे से बेड पर लेटा दिया और खुद बेड से उठकर बोला, अंडरस्को बहुत कमजोर हो तुम, खाना खा लो चुपचाप, आई बड़ी मुझे खाएगी, खा सकती हो मुझे। राजवीर कमरे से बाहर चला गया और रूही की आंखों में फिर से आंसू आ गए। राजवीर रूही के लिए नाश्ता बना कर लाया। उसने रूही को अपने हाथों से नाश्ता कराया, लेकिन रूही बेमन नाश्ता कर रही थी। उसे अब 1 और मिनट राजवीर से दूर नहीं रहना था, लेकिन राजवीर भी अपने पेशेंस लेवल को और हाई कर रहा था। राजवीर ने रूही को फिर दवाई दे दी और रूही ने दवाई भी खा ली,
राजवीर ने रूही को धीरे से लेट दिया और रूही भी लेट गई। राजवीर ने रूही को कंबल से कवर कर दिया और रूही गुस्से में राजवीर की तरफ से मुंह फेरकर लेट गई। राजवीर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। राजवीर भी रूही के पीछे लेट गया और उसने रूही को पीछे से ही गले लगाकर कहा, अंडरस्को, पक्का प्रॉमिस बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा, लेकिन तुम अभी ठीक नहीं हो, तुम्हारी बॉडी में पेन है, मुझे बताया था डॉक्टर ने कि कुछ दोनों में धीरे धीरे ये पेन चला जाएगा। रूही कुछ नहीं बोली, लेकिन उसकी आंखों से आंसू बह गया और वो आंसू राजवीर की हथेली पर आकर गिरा। राजवीर ने रूही को अपनी तरफ घुमाने की कोशिश की, लेकिन रूही गुस्से में राजवीर की तरफ देखना भी नहीं चाहती थी। रूही के ऐसे बचपने पर राजवीर को हंसी आ रही थी, लेकिन वो समझ गया था कि रूही मानने वाली नहीं है। पेशेंस लेवल राजवीर का हाई था, रूही का नहीं। रूही तो राजवीर के करीब आने के लिए एक्साइटेड रहती थी। राजवीर ये बात जानता भी था, फिर भी रूही को इंतजार करवा रहा था। राजवीर ने धीरे धीरे अपनी उंगली रूही की कमर पर चलानी शुरू की और रूही के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। थोड़ी देर बाद राजवीर ने अपना चेहरा रूही की गर्दन में छुपा लिया और उसकी गर्दन को चूमने लगा। रूही की सांस हल्की सी भारी हो गई। देखते ही देखते राजवीर रूही की शर्ट के बटन खोलने लगा और अगले ही पल को दोनों एक दूसरे के प्यार में खो गए। दूसरी तरफ रघुवंशी मैंशन में हर्षवर्धन अपने कमरे में बैठा हुआ काम कर रहा था और तभी उसका फोन से वाइब्रेट हुआ। हर्षवर्धन ने फोन इग्नोर कर दिया, लेकिन वो फोन कंटिन्यू वाइब्रेट होता रहा। हर्षवर्धन ने इरिटेट होकर फोन उठाया तो सामने से आवाज आई, अंडरस्को, मिस्टर हर्षवर्धन यही नाम है ना आपका? ये सुनते ही हर्षवर्धन को याद आया कि कुछ दिनों पहले भी ऐसा ही कॉल आया था और वो कंफर्म करने की कोशिश कर रहा था कि क्या ये नंबर हर्षवर्धन का ही है। हर्षवर्धन बोला, अंडरस्को, हाँ मेरा नाम मिस्टर हर्षवर्धन है, क्या काम है? दूसरी तरफ से आवाज आई, अंडरस्को, काम कुछ भी नहीं है, लेकिन सोचकर बताइए क्या सच में तुम्हारा नाम हर्षवर्धन है? हर्षवर्धन को गुस्सा आ गया और वो बोला, अंडरस्को, तुम पागल पागल तो नहीं हो? इतना कहकर हर्षवर्धन ने फोन कट कर दिया। हर्षवर्धन फिर से अपना काम करने लगा। शिवाय दरवाजे पर खड़ा हुआ ये सब देख रहा था। शिवाय आगे आया और बोला, अंडरस्को, चाचू क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? हर्षवर्धन ने कहा, अंडरस्को, कोई फोन करके परेशान कर रहा है, मुझे कौन परेशान कर सकता है? हर्षवर्धन अपने लैपटॉप में डूबा हुआ था। उसने ध्यान ही नहीं दिया कि शिवाय ने हर्षवर्धन का फोन उठा लिया और चुपचाप उनके कमरे से भी निकल गया। शिवाय बाहर आया, उसने उसे नंबर को देखा और फिर वापस जाकर हर्षवर्धन का फोन उसकी टेबल पर रख दिया। शिवाय अपने कमरे में गया और उसने किसी को कॉल करके कहा, अंडरस्को, मैं तुम्हें एक नंबर सेंड कर रहा हूँ, इस नंबर से चाचू को कॉल आ रहे हैं और चाचू इरिटेट हो रहे हैं, मुझे पता करके बताओ ये कौन है और चाचू को कॉल क्यों कर रहा है? दूसरी तरफ से आवाज आई, अंडरस्को, जी सर हम देखते हैं। शिवाय बोला, अंडरस्को, देखते नहीं है, मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन लाकर दो, जरूरत पड़े तो इस आदमी को किडनैप कर लो। शिवाय फोन पर बात ही कर रहा था, तभी आर्या ने आकर पीछे से शिवाय को गले लगा लिया। CH323 नैना की वीडियो। शिवाय ने फोन कट किया और पलटकर आर्या को गले लगा लिया। आर्या ने भी अपना सिर शिवाय के सीने पर रख दिया। शिवाय ने आर्या के बालों को चूमकर कहा, अंडरस्को, क्या बात है, आज पति पर बड़ा प्यार आ रहा है? आर्या ने मुस्कुराकर कहा, अंडरस्को, मुझे तो हमेशा ही प्यार आता है, लेकिन मेरे पति के पास टाइम ही नहीं है। शिवाय ने झुककर आर्या के गर्दन में चुमते हुए कहा, अंडरस्को, आदत डाल लो छुई मुई, टाइम तो इतना ही मिलेगा लेकिन थोड़ा टाइम भी मिलेगा, उसमें भी मैं तुम्हें इतना सारा प्यार करूंगा कि तुम्हारी शिकायत दूर हो जाएगी। आर्या ने शिवाय के सीने पर एक पंच मारकर कहा, अंडरस्को, नहीं होगी, मुझे बहुत सारा टाइम भी चाहिए और बहुत सारा प्यार भी। शिवाय का फोन वाइब्रेट करने लगा। शिवाय ने फोन चेक किया तो वो फोन इम्पोर्टेंट था। शिवाय ने फोन कट किया और एक मैसेज सेंड कर दिया। शिवाय ने आर्या को गोद में उठाया और बोला, अंडरस्को, चलो सोने का टाइम हो गया,
तुम आजकल देर रात तक जगने लगी हो। इतना कहकर शिवाय आर्या को बेडरूम में ले आया और आर्या को बहुत प्यार से बेड पर लेटा दिया। शिवाय जैसे ही उठने को हुआ, आर्या शिवाय के दोनों कॉलर पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए बोली, अंडरस्को, ये क्या बात हुई, आप मेरे पास नहीं सोएंगे? शिवाय ने आर्या के माथे को चूमकर कहा, अंडरस्को, मुझे कुछ काम है। लेकिन आर्या ने कॉलर नहीं छोड़े और ना में एक गर्दन हिला दी। शिवाय ने फिर कहा, अंडरस्को, छुई मुई, सच में बहुत जरूरी काम है। आर्या ने फिर से ना में एक गर्दन हिला दी। शिवाय के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वो आर्या के पास ही लेट गया। आर्या ने अपना सिर शिवाय की बाजू पर रख लिया और शिवाय आर्या के सिर को सहलाने लगा। लेकिन आर्या को नींद नहीं आई। आर्या को शिवाय से जो चाहिए था, शिवाय भी राजवीर की तरह उसे दे नहीं रहा था। शिवाय ने राजवीर को तो लंबा चौड़ा लेक्चर दे दिया, लेकिन खुद आर्या से दूरी बनाए हुए था। जरूरत तो आर्या को भी थी, लेकिन वो शिवाय से अपने दिल की बात कह नहीं सकती थी। उसे अपने दिल की बात कहते हुए बहुत ज्यादा हेसिटेशन हो रही थी, जबकि रूही थोड़ी ओपन माइंडेड थी, इसलिए उसने कई बार राजवीर को अपने दिल की बात बोल दी थी। आर्या मुंह बनाकर शिवाय से चिपकी हुई लेटी हुई थी। यही सब सोचते सोचते आर्या को नींद आ गई। वही शिवाय के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। जब उसने महसूस किया कि उसकी छुई मुई सो गई तो वो धीरे से उसके पास से उठ गया और फिर उसने आर्या को ब्लैंकेट से कवर किया और उसका माथा चूमा और स्टडी रूम की तरफ बढ़ गया। दूसरी तरफ जब रूही की आंख खुली तो उसे और ज्यादा पेन हो रहा था। रूही ने धीरे धीरे करवट लेने की कोशिश की तो उसकी दर्द से एक आह निकल गई। तभी राजवीर कमरे में आया। उसने रूही को देखकर कहा, अंडरस्को, क्या बात है, अब तुम्हें दर्द हो रहा है? रूही को कल रात की बातें याद आ गई और उसने शर्म से अपनी नजरें झुका दी। राजवीर रूही के पास आया। उसने रूही को अच्छे से बेडशीट से कवर कर दिया और फिर गोद में उठाकर बोला, अंडरस्को, मना किया था ना, लेकिन मानती नहीं हो। मैं कहीं भागा जा रहा था, जो कल ही ये सब करना जरूरी था। राजवीर की डांट से रूही की आंखें हल्की सी नम हो गई। रूही बच्चों सा मुंह बनाकर बोली, अंडरस्को, राजवीर तुम बहुत अनरोमांटिक पसंद हो, बहुत ज्यादा। एक तो मुझे दर्द हो रहा है, ऊपर से मुझे डांट भी रहे हो। राजवीर ने झुककर रूही के माथे को चूमकर कहा, अंडरस्को, तो ये दर्द तो तुमने खुद ही अपने नसीब में लिखा है। कल मुंह फुलाकर तो ऐसे लेटी थी जैसे जिंदगी भर मुझसे बात नहीं करोगी। ये नखरे ना मैं नहीं उठाने वाला। कहकर राजवीर रूही को वॉशरूम में ले आया। उसने रूही को बाथटब में बिठाया और उसमें हल्का सा गर्म पानी भरने लगा। राजवीर बोला, अंडरस्को, मेरी हेल्प चाहिए या मैं जाऊं? रूही तो राजवीर को देख रही थी और मन ही मन सोच रही थी, अंडरस्को, क्या सोचकर मैं इस इंसान से प्यार करने लगी? इतना अनरोमांटिक पति भगवान किसी को ना दे। राजवीर हल्का सा मुस्कुराकर रूही के बाथटब के पास से बाहर की तरफ बैठ गया और रूही की तरफ चेहरा घुमाते हुए बोला, अंडरस्को, ये मन ही मन क्या गाली दे रही हो? तुम्हारे सामने बैठा हूँ, मुंह ऊपर गली दे दो। रूही मुंह बनाकर बोली, अंडरस्को, कुछ नहीं, आप मेरे नखरे नहीं उठाएंगे, लेकिन मुझे उठा लेंगे। आप मुझे उठकर यहाँ तक लाए, उसके लिए थैंक यू, अब जाओ। राजवीर ने भी मुस्कुराकर कहा, अंडरस्को, अच्छा मतलब मेरी हेल्प चाहिए, लेकिन मुंह से कहना भी नहीं, इसलिए इतना मुंह बना रही हो। राजवीर ने अपनी उंगलियों को मोड़कर रूही की गर्दन में हल्का हल्का चलते हुए कहा, अंडरस्को, लेकिन मैं फ्री में हेल्प क्यों करूं? बदले में मुझे भी तो कुछ चाहिए। रूही कुछ नहीं बोली, वो राजवीर के इनडायरेक्ट बातों का मतलब समझ रही थी। राजवीर खड़ा हो गया और बोला, अंडरस्को, तो तुम्हें मेरा प्रपोजल पसंद नहीं आया? ठीक है, मैं बाहर चला जाता हूँ। राजवीर जैसे ही एक कदम बढ़ा, रूही ने राजवीर की कलाई पकड़ ली। आधे घंटे बाद राजवीर रूही को बाथरोब में लपेटकर गोदी में उठाकर कमरे में लेकर आया। उसने रूही को बहुत प्यार से सोफे पर बैठा दिया। रूही अब काफी रिलैक्स फील कर रही थी। रूही ने पूछा, अंडरस्को, यहाँ क्यों बैठाया? राजवीर बोला, अंडरस्को, बेडशीट की हालत देख रही हो कैसी हो रही है, चेंज करता हूँ।
राजवीर ने रूही के लिए बेडशीट चेंज की, ब्लैंकेट को अच्छे से फोल्ड किया। फिर उसने तकिया के कवर चेंज किए। रूही राजवीर को देख रही थी। रूही जितना और राजवीर को देखती उसका मन उतना ही राजवीर की तरफ झुकता। राजवीर भी चाहे उसे कुछ भी कहता था, लेकिन उसने रूही को प्रिंसेस की तरह रखा था। बेशक उनके बीच में पहले कुछ भी ठीक नहीं था, लेकिन अब राजवीर की सांस रूही में बसती थी और रूही की सांस राजवीर में। थोड़ी देर बाद राजवीर रूही के लिए कपड़े लेकर आया, फिर उसने रूही को कपड़े पहना दिए। राजवीर ने रूही को सहारे से उठाया और रूही धीरे धीरे चलकर बेड के पास आ गई। राजवीर ने रूही को अच्छे से बेड पर लेटा दिया और ब्लैंकेट से कवर करके कहा, अंडस्को, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ, फिर अपनी मेडिसिन ले लेना। थोड़ी देर बाद राजवीर रूही के लिए खाना लेकर आया। दोनों ने साथ में खाना खाया और फिर राजवीर भी रूही के पास लेट गया। रूही ने भी कसकर राजवीर को गले लगा लिया। थोड़ी देर बाद रूही की उंगली राजवीर के सीने पर चलने लगी और राजवीर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। राजवीर बोला, अंडस्को, क्या कर रही हो? अभी तुम ठीक नहीं हो। कल मैंने तुम्हारी बात मान ली थी, अब एक अच्छी लड़की की तरह सो जाओ। रूही बोली, अंडस्को, लेकिन बाथरूम में कोई डील कर रहा था, कह रहा था कि हेल्प करने के बदले में उसे क्या चाहिए। राजवीर ने हल्की सी करवट ली और रूही के होंठों पर अपने होंठ रख दिए। एक डिप किस के बाद राजवीर ने रूही के माथे पर चुमकर कहा, अंडस्को, तुम ठीक हो जाओ समझी, और अपने दिमाग में ये उल्टी सीधी बातें मत लाया करो। रूही बोली, अंडस्को, वैसे राजवीर एक बात बताओ, तुम्हें बेटा चाहिए कि बेटी? राजवीर बोला, अंडस्को, मुझे दोनों चाहिए। रूही बोली, अंडस्को, फिर तो तुम्हें डबल डबल मेहनत करनी पड़ेगी। राजवीर को रूही की बात समझ नहीं आई, लेकिन अगले ही पल उसने आंखें पहाड़ी रूही को देखा तो रूही जोर से हंसने लगी। राजवीर ने भी हंसते हंसते रूही को खुद के सीने में छुपाते हुए कहा, अंडस्को, बस बहुत हुआ, पता नहीं ऐसी बातें कहाँ से सीखती हो। कहीं ये भी तो तुम्हें कूड़ेदान वाला सिखा कर नहीं जाता। रूही को अब और ज्यादा हंसी आ गई और दोनों ही ऐसी बातें करते करते सो गए। रघुवंशी इंडस्ट्रीज। आज कॉन्टेस्ट का सेमीफाइनल था और शिवाय पूरी तैयारी में था। रैंप पर कैटवॉक हो रही थी। हीर कॉन्फिडेंट के साथ कैटवॉक करती हुई आगे आई और फिर चली गई और इस बार हीर को हर्षवर्धन ने पूरे मार्क्स दिए और ये सब देखकर ऑडियंस में बैठी हुई सारी लड़कियां जोरों से चिल्लाई। उनके चिल्लाने से हीर का कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा और बढ़ गया और हर्षवर्धन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। रैंप हर्षवर्धन ने मन ही मन खुद से कहा, अंडस्को, हीर भी ना किसी के दिल में भी अपने लिए जगह बना लेती है। वंशिका और वरदान तो पहले से ही हीर को फुल मार्क्स देते थे और इस बार भी दोनों ने हीर को फुल मार्क्स दिए। धीरे धीरे 2-4 मॉडल और आई और वो भी कैटवॉक करके चली गई। सेमीफाइनल था, इसीलिए गिनी चुनी 6-7 मॉडल रह गई थी। आखिर में नैना कपूर कैटवॉक करती हुई आई। उसे देखकर ऑडियंस क्लैपिंग करने लगी। नैना कपूर अच्छी लग रही थी, लेकिन उसके मार्क्स हीर से एक कम था। नैना कपूर जैसे ही कैटवॉक करती हुई वापस जाने लगी, उसके सामने भी एक बड़ी सी LED स्क्रीन पर एक वीडियो चल रही थी। जैसे जैसे वो वीडियो चल रही थी, वैसे वैसे नैना कपूर का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उस वीडियो में नैना कपूर सरफराज के साथ इंटीमेट हो रही थी। नैना कपूर का चेहरा ही दिखाई दे रहा था, बाकी सारी वीडियो गलत थी। सारी ऑडियंस वीडियो को देख रही थी। नैना कपूर ने गुस्से में शिवाय को देखा और शिवाय ने अपनी आईब्रो उचका दी, जैसे कहना चाहता हो, अंडस्को, कि मैंने कहा था ना, एक क्लिप तुमने दिखाई है और एक क्लिप मैं दिखाऊंगा। थोड़ी देर बाद वो क्लिप खत्म हो गई और एक और क्लिप चली, जिसमें नैना कपूर डॉक्टर से अबॉर्शन की बात कर रही थी। नैना कपूर का गुस्सा अब लगभग फटने को हो गया। वो सुलगती हुई आंखों से शिवाय को देख रही थी और शिवाय मुस्कराकर नैना कपूर को। थोड़ी देर में अबॉर्शन वाली वीडियो खत्म हुई और एक और वीडियो शुरू हुई। उस वीडियो में नैना किसी डायरेक्टर को सेड्यूस करने की कोशिश कर रही थी। नैना कपूर और उस डायरेक्टर का चेहरा साफ साफ दिखाई दे रहा था।
तीनों वीडियो देखने के बाद नैना कपूर की आंखों में गुस्से से आंसू आने लगे, लेकिन अकड़ अभी भी कम नहीं हुई। नैना कपूर वापस जाने लगी तो उसके कानों में भी किसी की आवाज आई, अंडरस्को, जो औरत अपने बच्चे को मार सकती है वो तो कुछ भी कर सकती है। नैना कपूर का और ज्यादा गुस्सा आने लगा। तभी उसके कानों में एक और आवाज आई, अंडरस्को, नैना कपूर का कुछ नहीं कर सकते। हमने तो सुना था कि ये बहुत अच्छी मॉडल है, लेकिन अब पता चला कि ये मॉडल बनी कैसे है। ऐसे ना जाने कितने ही ताने नैना कपूर को लग चुके थे। नैना कपूर गुस्से में वहां से चली गई और सीधा अपने कमरे में आई। उसने जाकर सबसे पहले सामने रखे मिरर पर एक शोपीस उठाकर मारा और उस मिरर के टुकड़े हो गए। नैना कपूर जोरों से चिल्लाकर बोली, अंडरस्को, शिवाय रघुवंशी, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं, तुम्हें तो मैं ऐसा दर्द दूंगी जिसे तुम जिंदगी भर मिटा नहीं पाओगे। थोड़ी देर में सेमीफाइनल का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया। हीर नैना कपूर और बाकी 2 मॉडल सिलेक्ट हो चुकी थी। नैना कपूर को कोई सिलेक्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन शिवाय को अभी नैना कपूर की और बेइज्जती करनी थी, इसलिए उसने नैना कपूर को सिलेक्ट कर दिया। नैना जितना गुस्सा कर सकती थी उसने किया। फिर उसने सरफराज को कॉल करके कहा, अंडरस्को, सरफराज, तुम क्या वही रहोगे, इंडिया वापस नहीं आओगे? सरफराज बोला, अंडरस्को, आऊंगा, लेकिन शिवाय रघुवंशी ने मेरा पैर तोड़ दिया, मुझे ट्रीटमेंट करने में टाइम लग रहा है, लेकिन जिस दिन मेरा पैर ठीक हुआ उसी दिन मैं वापस आऊंगा और उस शिवाय रघुवंशी के साथ साथ वरदान सिंह राजावत को भी जान से मार दूंगा। नैना कपूर बोली, अंडरस्को, तुम जानते भी हो तुम्हारी एब्सेंस में यहाँ क्या हो गया। फिर उसने सरफराज को वीडियो वाली सारी बातें बता दी। ये सुनकर सरफराज बोला, अंडरस्को, तुम इतनी सी बात से डर गई, क्या गलत दिखाया शिवाय ने? मेरा तुम्हारा अफेयर तो है ना? ये सुनकर नैना कपूर ने दांत पीसते हुए कहा, अंडरस्को, सरफराज, अपनी औकात में रहो, मैं कोई तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ जिससे तुम ऐसी बातें कर रहे हो। तुम्हें और मुझे दोनों को फिजिकल नीड होती है तो हम मिलते हैं, लेकिन अब मेरी इज्जत का जनाजा उस शिवाय ने निकाल दिया, जितनी जल्दी हो सके इंडिया आओ। सरफराज ने मुस्कुराकर कहा, अंडरस्को, लगता है मेरी बिल्ली बुरा मान गई, चलो कोई बात नहीं, लगता है तुम्हें मेरी जरूरत है, मैं आ जाऊंगा, टेंशन मत लो, बहुत जल्द मैं तुम्हारे साथ होऊंगा। नैना कपूर बोली, अंडरस्को, सरफराज, मेरा सिर दर्द से फट जाएगा, मैंने एक प्लान बनाया है, उस प्लान के मुताबिक तुम्हें मेरा साथ देना होगा। एक ही बार में रघुवंशी फैमिली का किस्सा खत्म कर देंगे, ना रहेगी रघुवंशी फैमिली और ना रहेगा मेरे सिर का दर्द। सरफराज बोला, अंडरस्को, क्या प्लान है तुम्हारा? नैना कपूर ने सरफराज को अपना प्लान बता दिया। सरफराज ने कहा, अंडरस्को, ठीक है, तुम इस कॉन्टेस्ट को जीत लो, उसके बाद हम अपने प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे। सरफराज ने इतना कहकर फोन कट कर दिया। नैना ने टूटे हुए कांच की तरफ देखकर कहा, अंडरस्को, मैं सच कहती हूँ शिवाय रघुवंशी, अगर मैं बर्बाद हुई तो आबाद तो तुम्हें भी नहीं रहने दूंगी। CH-324 हियर की उटपटांग बातें। सांझ जल्दी जल्दी कॉरिडोर से होती हुई शौर्य के केबिन की तरफ बढ़ गई। सांझ जैसे ही केबिन के पास पहुंची, शौर्य की हंसने की आवाज आ रही थी। सांझ के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। उसने मन ही मन खुद से कहा, अंडरस्को, आज मैं शौर्य को बता देती हूँ कि मैं ही उसकी चाशनी हूँ और स्वीटी उसे झूठ बोल रही है। सांझ जैसे ही केबिन में गई, शौर्य फोन पर बात कर रहा था। उसने कहा, अंडरस्को, चलो मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। ये बात बोलकर शौर्य ने फोन कट कर दिया और सांझ को देखकर बोला, अंडरस्को, हाँ तो बताओ यहाँ क्यों आई हो? सांझ बोली, अंडरस्को, बड़ी हंसी के फव्वारे छूट रहे हैं, किससे बात कर रहे थे? शौर्य सांझ को चिढ़ाते हुए बोला, अंडरस्को, स्वीटी से। और किससे? तुम्हें पता है सांझ, जब से मुझे स्वीटी मिली है तब से मेरा हर दिन खुशियों से भर गया है, बस अब जल्दी से अपनी चाशनी से शादी करनी है। सांझ को शौर्य की बात बहुत बुरी लग रही थी। उसके चेहरे पर जो थोड़ी सी मुस्कुराहट थी वह गायब हो गई। सांझ बोली, अंडरस्को,
तुम्हें पक्का पता है कि स्वीटी ही तुम्हारी चाशनी है। शौर्य सांझ के दिल की बात समझ नहीं पाया और उसे और ज्यादा चिढ़ाते हुए बोला, अंडस को पता है, बिल्कुल पता है कि वही मेरी चाशनी है और मैं बहुत जल्द उसे शादी के लिए प्रपोज करने वाला हूँ। फिर मैं उससे शादी करूँगा और फिर हमारे छोटे छोटे खट्टे मीठे अंगूर जैसे बच्चे होंगे। क्या बताऊँ सांझ, मैंने अपनी चाशनी का कितना इंतजार किया। मैं बस उसके साथ खुश रहना चाहता हूँ, उसे खुश रखना चाहता हूँ, उसे जल्दी से राजावत हाउस लेकर जाना चाहता हूँ। क्या बताऊँ तुम्हें, बस ये कॉन्टेस्ट खत्म हो जाए, उसके बाद अपने और चाशनी की शादी के कार्ड छपवा दूंगा। शौर्य को इतना एक्साइटेड देखकर सांझ की आंखें भर आई, लेकिन सांझ ने खुद को कंट्रोल कर लिया। फिर बोली, अंडस को मैं तो बस यहाँ ऐसे ही आ गई थी, सॉरी मैंने तुम्हें और तुम्हारी स्वीटी को डिस्टर्ब कर दिया। मैं चलती हूँ, तुम कर लो अपनी स्वीटी से बात। इतना कहकर सांझ कैबिन से बाहर चली गई। बाहर जाते ही सांझ की आंखों से पानी झरने की तरह बहने लगा। सांझ को यकीन आ गया कि शौर्य अब अपनी स्वीटी के साथ ही अपनी जिंदगी बिताना चाहता है। सांझ मन में खुद से बोली, अंडस को शौर्य, मैंने हमेशा तुम्हारे लिए अच्छा ही सोचा है, आज भी अच्छा ही सोचूंगी। भगवान करे तुम अपनी स्वीटी के साथ हमेशा खुश रहो। मैं तुम्हारे और तुम्हारी स्वीटी के बीच नहीं आऊंगी, कभी नहीं आऊंगी। यहाँ से बहुत दूर चली जाऊंगी, इतना दूर कि तुम कभी भी मेरी शक्ल नहीं देखोगे। सांझ वहां से अपने दिल को समझाकर चली गई और अंदर ही अंदर डिसाइड कर चुकी थी कि वो अब दोबारा शौर्य की जिंदगी में दखलंदाजी नहीं करेगी। जहां शौर्य डिसाइड कर चुका था कि वी कॉन्टेस्ट के बाद सांझ को प्रपोज करेगा, वही सांझ भी डिसाइड कर चुकी थी कि कॉन्टेस्ट के बाद वो राजस्थान हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देगी। थोड़ी देर बाद शिवाय शौर्य के केबिन में आया और बोला, अंडस को क्या कर रहा है शौर्य। शौर्य जो कि लैपटॉप में आंखें गड़ाए बैठा था, वो बोला, अंडस को कुछ नहीं, अपने और सांझ के लिए कुछ स्पेशल प्लान करने की सोच रहा हूँ, लेकिन देख रहा हूँ मुझे कोई भी रेस्टोरेंट पसंद नहीं आ रहा जहाँ मैं अपनी सांझ को प्रपोज कर सकूँ। शिवाय शौर्य के पास आकर बैठ गया और उसने लैपटॉप में एक नज़र देखकर कहा, अंडस को देख शौर्य, ये सब रहने दे और जाकर सीधा सीधा सांझ को अपने दिल की बात बता दे, बहुत परेशान कर लिया तूने उसे। शौर्य बोला, अंडस को क्यों, उसने मुझे परेशान नहीं किया। शिवाय ने फिर कहा, अंडस को यार वो कन्फर्म नहीं थी, उसे लगा हो सकता है तुम किसी और का इंतजार कर रहा हो, क्यों इन चोंचलों में अपना वक्त जाया कर रहा है। शौर्य ने नामी गर्दन हिलाते हुए कहा, अंडस को चोचले होंगे तेरे लिए, मेरे लिए तो ये सब बहुत स्पेशल है। मैंने कई साल सांझ का इंतजार किया है, तो मैं अब इतने लंबे इंतजार को 2 मिनट में खत्म नहीं करना चाहता। सांझ के लिए कुछ स्पेशल करना चाहता हूँ ताकि सांझ खुश हो जाए। कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जिससे सांझ को महसूस ना हो कि इस दुनिया में उसका कोई नहीं है। मैं अकेला ही अपनी सांझ को इतनी खुशियाँ देना चाहता हूँ जितना उसने कभी सोचा नहीं होगा। शिवाय ने अपनी हथेली अपने माथे पर मारकर कहा, अंडस को शौर्य, तुझे पता है राजवीर भी ऐसे ही एक सरप्राइज रूही के लिए प्लान करने वाला था और वहाँ गुड गोबर हो गया। मैं नहीं चाहता तेरा प्लान भी गुड गोबर हो जाए, इसलिए जाकर पहले उसे अपने दिल की बात बोल दे, उसके बाद उसके लिए जी भरकर सरप्राइज प्लान करना। शौर्य मुंह बनाकर बोला, अंडस को शिवाय यार, तू खुद भी अनरोमांटिक है और मुझे भी बना रहा है। मैं ऐसे प्रपोज नहीं करूँगा, मुझे तो बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में अपनी सांझ को प्रपोज करना है। मुझे तो यकीन नहीं आता कि आर्या को तुझसे प्यार हो गया, बेचारी अभी प्यार में है ना, तो उसे सब कुछ अच्छा लग रहा है। धीरे धीरे तेरी असलियत बाहर आएगी, तब उसे पता चलेगा कि तू दुनिया का सबसे बोर इंसान है। शिवाय हैरानी से शौर्य को देख रहा था। शौर्य बोला, अंडस को ऐसे क्या देख रहा है, सच तो कह रहा हूँ, तूने कभी आर्या को फूल दिए, कभी आर्या को बाहर लेकर गया, कभी आर्या के लिए कुछ स्पेशल किया नहीं ना, तो तुझे कैसे पता होगा कि लड़कियों को क्या चाहिए। बता रहा हूँ शिवाय, सुधर जाओ, वरना सच कहता हूँ आर्या एक बार फैल गई तो तुझे उसे संभालने में बहुत वक्त लगेगा।
इसलिए टाइम टाइम पर आर्या को छोटे मोटे सरप्राइज देता रहा कर। शिवाय को शौर्य की बात सही लग रही थी। आखिर उसने आर्या के प्यार तो बहुत किया लेकिन कभी जताया नहीं। शिवाय कुछ नहीं बोला और वहां से चला गया। शौर्य फिर से लैपटॉप में बिजी हो गया। दूसरी तरफ पेंथर अपने केबिन में बैठा था और पूर्वी उसकी गोदी में बैठी हुई थी। पेंथर ने अपना चेहरा पूर्वी की गर्दन में छुपाया हुआ था। पूर्वी भी पेंथर की गोद में ऐसे बैठी थी जैसे वो हमेशा से वही रहना चाहती हो। पूर्वी ने धीरे से पूछा, पेंथर हम शादी कब करेंगे? पेंथर तो आंखें बंद किए बस पूर्वी की खुशबू को महसूस कर रहा था। पेंथर बोला, बस ये कॉन्टेस्ट खत्म हो जाए उसके बाद चाचू से हमारी शादी की बात कर लूंगा। तुम्हें शादी की इतनी जल्दी क्यों है? पूर्वी ने अपनी पकड़ कसते हुए कहा, क्योंकि मुझे हमेशा तुम्हारे पास रहना है, तुम्हारे करीब जाना है। क्वोट। पेंथर ने इस बात का कुछ अलग ही मतलब निकाल लिया और वो पूर्वी के गाल पर किस करके बोला, तो उसके लिए शादी करने की क्या जरूरत है? चलो तुम्हें आज ही रघुवंशी मेंशन उठाकर ले चलता हूँ, साथ में रहेंगे साथ में सोएंगे, तुम्हारे अरमान जो उमड़कर बाहर आ रहे हैं उसे पूरे करेंगे। ये सुनते ही पूर्वी की आंखें हैरानी से फैल गई। पूर्वी ने गुस्से में पेंथर को देखा और उसके सीने पर एक पंच मारकर बोली, मेरे कहने का मतलब वह नहीं था, मेरे कहने का मतलब ये था कि जल्दी से मुझसे शादी कर लो ताकि तुम दोबारा मुझे छोड़कर ना चले जाओ, क्योंकि एक बार छोड़कर चले गए तो मैं खुद को संभाल लिया, इस बार जाओगे तो मर जाऊंगी। ये सुनते ही पेंथर ने पूर्वी के मुंह पर हाथ रख लिया और, ऐसे मत कहो पूर्वी, मैं कितनी बार तो तुम्हें सॉरी बोल चुका हूँ, नहीं आ रहा था समझ के क्या करूँ, बहुत जल्द मैं चाचू से बात कर लूंगा और फिर शादी कर लेंगे। इतना कहकर पेंथर ने पूर्वी के होठों को कैप्चर कर लिया और दोनों एक दूसरे के मीठे से एहसास में खो गए। कॉन्टेस्ट का फाइनल राउंड। हीर अपने कमरे में तैयार हो रही थी, लेकिन उसका मन अजीब सा हो रहा था। उसका मन बिल्कुल भी रैंप पर चलने का नहीं था। उसका मन कर रहा था कि वो सो जाए, उसकी आंखें भी भारी भारी सी हो रही थी। हीर बहुत देर से ड्रेस पहने बैठी थी, लेकिन मेकअप करने की हिम्मत ही में नहीं थी। हीर का कोई मेकअप आर्टिस्ट नहीं था। हीर ने पहले राउंड में मेकअप आर्टिस्ट को हायर किया था, लेकिन हीर को उसका मेकअप अच्छा नहीं लगा। वो कुछ ज्यादा ही हीर के चेहरे पर लीपा पोती कर देता था, जो हीर को बिल्कुल पसंद नहीं था। लेकिन आज हीर के अंदर हिम्मत नहीं थी कि वो खुद का मेकअप कर ले, इसलिए वो बैठी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर जान ही नहीं है। तभी हर्षवर्धन हीर के कमरे में आया। हीर ने जैसे ही गर्दन घुमाकर हर्षवर्धन को देखा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। हीर चेयर से उठकर हर्षवर्धन के करीब गई और उसके गले लगकर अपने आंसू को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगी। हर्षवर्धन को समझ नहीं आया कि आखिर हीर को हुआ क्या है। हर्षवर्धन को लगा शायद हीर पिछले राउंड की वजह से परेशान है। हर्षवर्धन बोला, ओजी क्या हुआ? हीर परेशान होती हुई बोली, आज मेरा मन नहीं लग रहा, मुझे घर जाना है। हर्षवर्धन ने हीर को संभालते हुए कहा, पीहू की मम्मी बस आज आखिरी बार खुद को संभाल लो, उसके बाद मैं तुम्हें रघुवंशी मेंशन ले चलूंगा। हीर ने हर्षवर्धन की तरफ देखकर कहा, पीहू के डैडी कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, मन बहुत भारी भारी सा हो रहा है। अचानक हीर ने हर्षवर्धन के सीने पर हाथ रखकर हर्षवर्धन को धक्का देते हुए कहा, पीहू के डैडी दूर हटिए, आप में से स्मेल आ रही है। हीर को ऐसे देखकर हर्षवर्धन की आंखें तो हैरानी से फैल गई। उसने अपने कोट का कॉलर पकड़ा और अपनी हीर स्माइल करके देखा और बोला, पीहू की मम्मी पागल तो नहीं हो? मैं नहा कर आया हूँ और परफ्यूम भी लगाया है और तुम कह रही हो कि स्मेल आ रही है। हीर रोने वाला मुंह बनाकर बोली, सच कहती हूँ पीहू के डैडी आप में से स्मेल आ रही है। हीर ने इतना ही कहा था कि उसे वोमिटिंग जैसा फील हुआ और वह जल्दी से वॉशरूम की तरफ भागी। हर्षवर्धन पीछे पीछे वॉशरूम में चला गया और उसने हीर की कमर को थपथपाकर उसके चेहरे को साफ करवाया और फिर उसे टॉवल से हाथ साफ करवा के बाहर ले आया।
हीर बाहर आकर बैठ गई और लंबी लंबी सांस लेने लगी। हर्षवर्धन ने हीर को देखकर कहा, अंडस्को, कि तुम ठीक हो, कल रात क्या खाया था? हीर ने अपना सिर हर्षवर्धन के कंधे पर रख लिया और बोली, अंडस्को, पीहू के डैडी, आई एम सॉरी, लेकिन मैं 2 दिन से कुछ भी ठीक से नहीं खा रही हूँ, कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा, पैरों में दर्द भी होता है। ये हील इन्हें पहनकर बहुत ज्यादा दर्द होने लगा, लेकिन पहले इतना नहीं होता था, पर अब बहुत ज्यादा होता है। ये सुनते ही हर्षवर्धन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने हीर के चेहरे को अपने हाथों से भर कर कहा, अंडस्को, हीर, क्या तुमने अपने पीरियड मिस किए? हीर ने हाँ में गर्दन हिला दी, फिर अपना सिर हर्षवर्धन के सीने पर रखकर कहा, अंडस्को, लेकिन आपको कैसे पता? हर्षवर्धन ने मुस्कुराकर अपनी पकड़ हीर पर कस दी और बोला, अंडस्को, कितने दिन हो गए? हीर रोना सा मुंह बनाकर बोली, अंडस्को, यही करीब 14-15 दिन मुझे लगता है, मुझे एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए। हर्षवर्धन के चेहरे पर और ज्यादा मुस्कुराहट आ गई और उसने हीर के चेहरे को अपने हाथों में भरा और अगले ही पल उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए। हीर छटपटाती रही क्योंकि हर्षवर्धन का उसे करीब आना अच्छा नहीं लग रहा था, बहुत गंदा गंदा सा फील हो रहा था। हीर लगातार हर्षवर्धन के सीने पर मार रही थी, लेकिन हर्षवर्धन तो अपनी मनमानी करने में बिजी था। एक डिप किस के बाद हर्षवर्धन ने मुस्कुराकर हीर को देखा। हीर ने गुस्से में हर्षवर्धन को धक्का देते हुए कहा, अंडस्को, मैंने कहा ना मेरे करीब मत आइए, आप में से स्मेल आ रही है, आप समझ क्यों नहीं रहे? मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं कुछ भी अच्छा महसूस नहीं कर रही। कहकर हीर की आंखों से आंसू टपकने लगे। वो प्रेगनेंसी सिम्पटम थे जिसे हीर समझ नहीं पा रही थी और हर्षवर्धन उसने समझ लिया था। हर्षवर्धन ने हीर के गालों को अपने हाथों में भरकर अपनी नाक उसकी नाक से रगड़कर बोला, अंडस्को, फिर तुम प्रेग्नेंट हो, हम पेरेंट्स बनने वाले हैं, पीहू का भाई या बहन आने वाली है। ये सुनते ही हीर तो आंखें फाड़े हर्षवर्धन को देख रही थी और हर्षवर्धन ने उसे फिर से गले लगा लिया और उसके बालों को चूम कर बोल, अंडस्को, सच कह रहा हूँ, यकीन नहीं आता ना, रुको। इतना कहकर हर्षवर्धन ने अपना फोन निकाला और किसी को मैसेज सेंड कर दिया। हीर की आंखों में जो अब भी परेशानी के आंसू थे वो खुशी में बदल गए। हीर ने हर्षवर्धन को देखकर कहा, अंडस्को, आप सच कह रहे हैं पीहू के डैडी? मैं सच में मां बनूंगी। हर्षवर्धन ने हाँ में गर्दन हिला दी और बोला, अंडस्को, मां तो तुम पहले ही बन गई थी, मेरी पीहू की। अब तो पीहू के भाई की मां बनोगी। हीर ने हर्षवर्धन को कसकर गले लगा लिया और वो फूट फूट कर रोने लगी। हर्षवर्धन भी समझ रहा था कि हीर खुशी के मारे ऐसे रो रही है। CH 325 किडनैपिंग। हीर रोना नहीं चाहती थी, वो खुश थी, लेकिन उसकी प्रेगनेंसी की वजह से उसका मूड स्विंग हो रहा था। उसकी खुशी आंसू के द्वारा ही बाहर आ रही थी। हर्षवर्धन ने हीर के आंसू को पोंछकर कहा, अंडस्को, अब रोती रहोगी, आज लास्ट डे है, प्लीज हिम्मत करके कैटवॉक कर लो, उसके बाद हमेशा के लिए अपने घर चलना, अपने गोविंद के पास। अब तो तुम्हारा गोविंद भी मुझे कहने लगा कि मुझे हीर के हाथ की सेवा चाहिए, तुम्हारी नहीं। ये सुनकर हीर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। सच तो था, हीर कभी भी गोविंद को अकेला नहीं छोड़ती थी, लेकिन कुछ मजबूरी के चलते उसने गोविंद को अकेला छोड़ दिया था, या कह सकते हैं अपने गोविंद को अपने साहब के भरोसे छोड़ दिया था। थोड़ी देर तक हीर हर्षवर्धन एक दूसरे से ऐसे ही बातें करते रहे। फिर हर्षवर्धन ने हीर को चेयर पर बिठाया और उसकी तैयार होने में हेल्प की। आज फाइनल राउंड था जिसे हीर चाहकर भी स्किप नहीं कर सकती थी। थोड़ी देर बाद हीर को तैयार करके हर्षवर्धन कमरे से बाहर चला गया। जाने से पहले उसने हीर को अच्छे से मोटिवेट कर दिया। हीर भी समझ गई थी कि आज उसका लास्ट कैटवॉक है, उसके बाद वो हमेशा हमेशा के लिए रघुवंशी मेंशन चली जाएगी। दूसरी तरफ नैना कपूर किसी को कॉल कर रही थी। नैना कपूर रेडी हो गई थी और वो भी जानती थी कि आज कुछ भी हो जाए शिवाय उसे ये कंपटीशन जीतने नहीं देगा। वो अपनी हार एक्सेप्ट कर चुकी थी, लेकिन ये उसकी असली हार नहीं थी। उसने कुछ और ही सोचा हुआ था जिसके लिए वो किसी को कॉल कर रही थी।
फाइनली 2 बार कॉल करने के बाद किसी ने उसका फ़ोन रिसीव किया और नैना कपूर चिल्लाती हुई बोली, अंडरस्को, तुम्हें सरफराज ने बताया नहीं कि मेरा कॉल रिसीव न करने का अंजाम क्या होगा। दूसरी तरफ से आवाज आई, अंडरस्को, हम रेडी हैं, जैसा आप कहेंगी वैसा ही हो जाएगा। नैना चिल्लाते हुए बोली, अंडरस्को, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं सरफराज से कहकर तुम्हें इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए रुखसत करा दूंगी, इसलिए बेहतर होगा कि हर काम टाइम से हो जाना चाहिए। दूसरी तरफ से आवाज आई, अंडरस्को, आप बेफिक्र रहिए, मेरा काम हो जाएगा। नैना बोली, अंडरस्को, सरफराज कब तक आएगा? दूसरी तरफ से आवाज आई, अंडरस्को, मैं बस 2 घंटे में पहुंचने वाले होंगे, वो आपसे वहीं पर मिलेंगे। नैना ने फोन कट कर दिया और मिरर में खुद को देखकर बोली, अंडरस्को, शिवाय रघुवंशी ये तो मैं जानती हूँ तुम ये अवार्ड मुझे नहीं जीतने दोगे, लेकिन मैं भी तुम्हारी जिंदगी में जहर खोल दूंगी। थोड़ी देर बाद नैना कैटवॉक करती हुई रैंप पर आई। नैना को देखकर ऑडियंस को ज्यादा खुशी नहीं थी, क्योंकि पिछली बार उन्होंने नैना का असली रूप देख लिया था। नैना को भी कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था। नैना बिल्कुल प्रोफेशनल मॉडल की तरह कैटवॉक करके वापस चली गई और फिर हीर कैटवॉक करते हुए आई। हीर बहुत सुंदर लग रही थी, क्योंकि आज उसने साड़ी पहनी थी, वो भी अपने साहब के पसंद की। प्रेगनेंसी के वजह से हीर के चेहरे पर थोड़ा ग्लो भी आ रहा था। बेशक चेहरे पर थकावट थी, लेकिन हीर इस वक्त बहुत सुंदर लग रही थी और कोई हर्षवर्धन की नज़र से देखता तो हीर तो मिस यूनिवर्स लग रही थी। हीर कैटवॉक कर रही थी और वंशिका ने हर्षवर्धन से धीरे से पूछा, अंडरस्को, रघुवंशी साहब, हीर प्रेग्नेंट है। ये सुनते ही हर्षवर्धन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, अंडरस्को, हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? वंशिका ने कहा, अंडरस्को, उसका चेहरा बता रहा है और कुछ दिन से कुछ ज्यादा ही ग्लो आ रहा है चेहरे पर। हर्षवर्धन बोला, अंडरस्को, वो तो मेकअप का कमाल है। वंशिका ने नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, अंडरस्को, मेकअप का कमाल नहीं है, प्रेगनेंसी का कमाल है, धीरे धीरे चेहरे पर और ज्यादा ग्लो आएगा। हर्षवर्धन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वंशिका ने अपनी कोहनी वरदान को मारते हुए कहा, अंडरस्को, राजावत साहब सुनिए, एक गुड न्यूज़ है। वरदान ने थोड़ा सा सिर टेढ़ा करके अपना चेहरा वंशिका के कान के पास लेकर गया, तो वंशिका धीरे से बोली, अंडरस्को, हीर प्रेग्नेंट है। ये सुनते ही वरदान के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई और उसने हैरानी से वंशिका को देखा और वंशिका ने पलकें झटका दी। वरदान बोला, अंडरस्को, तुम खुश हो? वंशिका ने हाँ में गर्दन हिला दी। वरदान ने कहा, अंडरस्को, तो कुछ सीखो हीर से, देखो उसने हर्षवर्धन को पापा बना दिया और तुम हो कि उम्र का बहाना लेकर बैठी हो। अरे हमारी उम्र में तो लोग बाग शादी करते हैं, जिस उम्र में हमारी बेटी है, मुझे भी एक बेटा दे दो। वैसे भी शौर्य दूसरे तीसरे दिन मुझसे यही डिमांड करता है। वंशिका वरदान की बात सुनकर शर्म से लाल हो रही थी। फिर उसने वरदान की बातों को झटकते हुए कहा, अंडरस्को, राजावत साहब सामने देखिए, मुझे नहीं, मुझे तो आप बाद में भी देख लेंगे। वरदान ने सामने देखकर कहा, अंडरस्को, तुम्हें लगता है तुम मुझे बहका पाओगी नहीं? अब तो हमारा बच्चा भी हर्षवर्धन के बच्चे के साथ ही आएगा। ये सुनकर वंशिका ने तो अपना हथेली अपने माथे पर मार दी। थोड़ी देर में 2-4 मॉडल और कैटवॉक करते हुए आई और फाइनली विनर अनाउंस होने का टाइम आ गया। और जो डिसाइड था वही हुआ। हर्षवर्धन, वंशिका और वरदान तीनों ही स्टेज पर आए और वंशिका ने हीर को विनर अनाउंस कर दिया और विनर हीर हो गई। ये सुनते ही ऑडियंस चिल्लाने लगी और सब हीर को बधाइयां देने लगी। जिस क्लिप को देखकर ऑडियंस ने हीर को बुरा भला कहा था, शिवाय ने वैसी ही क्लिप का इस्तेमाल करके हीर को ऑडियंस के सामने आइडियल बना दिया। सब बहुत खुश थे और नैना के चेहरे पर भी मुस्कुराहट थी, क्योंकि नैना कुछ बड़ा करने वाली थी। जब हीर को क्राउन पहनाया जा रहा था, तो नैना ने भी ना चाहते हुए क्लैपिंग की। हर्षवर्धन ने हीर को स्टेज पर ही गले लगा लिया। कॉन्टेस्ट खत्म हो गया। थोड़ी देर बाद हीर हर्षवर्धन के साथ केबिन में थी, लेकिन आज कुछ उल्टा था।
हर्षवर्धन सोफे पर बैठा था और हीर ने सिर हर्षवर्धन की थाई पर रखकर लेटी हुई थी। हीर की तबीयत अब भी थोड़ी सी खराब थी और हर्षवर्धन अपना हाथ उसके बालों में चला रहा था। ये पहली बार था जब हीर ने हर्षवर्धन की गोद में सिर रखा था, वरना तो हमेशा से हीर ही हर्षवर्धन के सिर को दबाती थी। हर्षवर्धन बोला, अंडरस्को, हीर मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा खुश। एक तो शिवाय का प्लान कामयाब हो गया और दूसरा मैं पापा बनने वाला हूँ, ये सोचकर ही मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हीर कुछ रिएक्ट नहीं कर रही थी और हर्षवर्धन अपने ही धुन में कुछ का कुछ बोले जा रहा था। थोड़ी देर बाद हर्षवर्धन ने महसूस किया कि हीर सो चुकी है। हर्षवर्धन ने हीर का सिर अपने गोद से उठाकर सोफे पर रखने लगा, लेकिन तभी हीर नींद में बोली, अंडरस्को, पीहू की डैडी थोड़ी देर और बैठे रहिए। हर्षवर्धन अब नहीं उठा। आखिर हीर ने हर्षवर्धन का कितना इंतजार किया था। हर्षवर्धन तो फिर भी अपनी फैमिली के साथ रहता था, अपनों के साथ रहता था, लेकिन हीर का तो कोई अपना नहीं था। वो तो फ्लैट में भी अकेली ही रहती थी, गोविंद को अपना मानती थी और गोविंद भी रघुवंशी मेंशन में रहते थे। इसलिए हर्षवर्धन हीर की फीलिंग को समझते हुए वहीं बैठ रहा और फिर से उसके बालों को सहलाने लगा। दूसरी तरफ शिवाय भी अपने केबिन में बैठा हुआ कुछ काम कर रहा था। तभी उसके पास किसी का कॉल आया। शिवाय ने कॉल रिसीव किया और बोला, अंडरस्को, कहो क्या बात है। दूसरी तरफ से आवाज आई, अंडरस्को, सर सरफराज इंडिया आ गया है और थोड़ी देर में राजस्थान पहुंचने वाला है, आप आ जाइए। शिवाय ने ओके कहकर फोन कट कर दिया। शिवाय ने लैपटॉप बंद किया और केबिन से बाहर निकल गया। शिवाय तेजी से जा रहा था और तभी उसकी टक्कर दिव्यांश से हो गई। दिव्यांश बोला, अंडरस्को, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहा है? आज तो सेलिब्रेशन का टाइम है और तुम हो ऑफिस से निकल लिए, वो भी किसी को बिना बताए। शिवाय ने कहा, अंडरस्को, दिव्यांश चाचू और चाची का ध्यान रख, नैना चुप नहीं बैठेगी, कुछ ना कुछ जरूर करेगी। मैं किसी काम से जा रहा हूँ, ठीक है? दिव्यांश ने हामी गर्दन हिला दी और शिवाय वहां से चला गया। शाम हो गई। दिव्यांश ऑफिस से निकला और सीधा हर्षवर्धन के केबिन में गया, जहां हर्षवर्धन अब भी सोफे पर बैठा हुआ हीर के बालों को सहला रहा था। दिव्यांश ने आईब्रोज उचका कर कहा, अंडरस्को, क्या बात है, चाची की सेवा हो रही है, वैसे होनी भी चाहिए, बेचारी मेरी चाची, कितना कुछ नहीं झेला इन्होंने। हर्षवर्धन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। हर्षवर्धन बोला, अंडरस्को, कुछ काम था। दिव्यांश ने कहा, अंडरस्को, कुछ नहीं, आपका लाडला मुझे कहकर गया है कि मैं आपका और आपकी साहिबा का ध्यान रखूं। चलो चाचू, घर चलते हैं, बाकी सेवा घर जाकर कर लेना, अब तो वैसे भी ये परमानेंट हमारे घर में रहने लगेंगी। कुछ भी कहो चाचू, लड़की आपने सही पटा ली। हर्षवर्धन ने दिव्यांश को थप्पड़ दिखाते हुए कहा, अंडरस्को, ऐसे ही चला जाएगा कि पीट कर जाएगा? दिव्यांश ने भी मुस्कुराकर कहा, अंडरस्को, हाँ ऐसे ही चला जाऊंगा, लेकिन फिलहाल खड़े हो जाओ, चलो। हर्षवर्धन ने धीरे से हीर का सिर सोफे पर रखा और फिर खड़े होकर एक अंगड़ाई तोड़ी, क्योंकि वो बहुत देर से एक ही पोजीशन में बैठा हुआ था। हर्षवर्धन ने फिर हीर को गोद में उठा लिया। हीर को भी एहसास हुआ कि उसे किसी ने गोद में उठाया, लेकिन वो जानती थी उसके साहब के अलावा ये काम करने की हिम्मत किसी में नहीं है। हर्षवर्धन ने जैसे ही हीर को गोद में उठाया, दिव्यांश ने तो सीटी मार दी। फिर उसने केबिन का गेट खोला और हर्षवर्धन हीर को ऐसे ही लेकर बाहर आ गया। थोड़ी देर बाद हर्षवर्धन हीर को लेकर गाड़ी की बैक सीट पर बैठा हुआ था। दिव्यांश आगे बैठा था और ड्राइवर गाड़ी में गियर चेंज करने ही वाला था। तभी दिव्यांश का फोन वाइब्रेट हुआ। दिव्यांश ने हर्षवर्धन को देखकर कहा, अंडरस्को, चाचू, एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मुझे लेट हो जाएगा। हर्षवर्धन ने कहा, अंडरस्को, हाँ तो ठीक है, तुम चले जाओ, लेकिन ज्यादा लेट मत होना। दिव्यांश ने हामी गर्दन हिलाई और गाड़ी से उतर गया। थोड़ी देर में ड्राइवर गाड़ी लेकर चला गया। दूसरी तरफ आर्या कॉलेज की कैंटीन में बैठी हुई थी और तभी उसका फोन भी वाइब्रेट हुआ। आर्या ने फोन उठाया तो वो फोन शौर्य का था। शौर्य ने आर्या को बताया कि हीर कंपटीशन ही जीती है। आर्या खुश हो गई।
आर्या बोली, अंडरस्को, हाँ मैं जानती हूँ। शिवाय ने बताया था कि कंपटीशन तो चाची ही जीतेगी, यानी आज चाचू चाची को परमानेंट घर पर ले आएंगे। चलो भैया मैं रखती हूँ और घर जाती हूँ, चाची के लिए वेलकम की तैयारी भी तो करनी है। आर्या ने शौर्य का फोन कट कर दिया और कॉलेज से निकल गई। आर्या ने आसपास नजर घुमाई तो राजावत हाउस से गाड़ी नहीं आई थी। आर्या अपना फोन लेकर फोन करने लगी, लेकिन तभी किसी ने उसके मुंह पर हाथ रख लिया और आर्या बेहोश हो गई। दूसरी तरफ हर्षवर्धन हीर को खुद से चिपकाए हुआ था। हर्षवर्धन आज बहुत कुछ था, इसलिए नहीं कि हीर कंपटीशन जीत गई और पूरी दुनिया के सामने नैना का असली चेहरा आ गया, बल्कि इसीलिए कि उसकी साहिबा हमेशा के लिए रघुवंशी मेंशन आ गई। अब वो सुबह शाम अपनी साहिबा से मिल सकता है, अब उसे किसी से छुपकर हीर से नहीं मिलना होगा। यही सब सोच सोचकर हर्षवर्धन खुश था। हर्षवर्धन ने न जाने कितनी बार हीर का माथा चूम लिया था। हर्षवर्धन को यकीन नहीं हो रहा था कि जब वो हीर को लेकर मेंशन आएगा तभी उसे पापा बनने की इतनी बड़ी खुशी देगी। तभी ड्राइवर ने गाड़ी का गियर चेंज किया और गाड़ी दूसरी तरफ मोड़ दी। हर्षवर्धन ने भी ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद ड्राइवर गाड़ी को लेकर एक सुनसान सी सड़क पर चला गया। धीरे धीरे रात भी होने लगी थी। हर्षवर्धन ने गाड़ी के बाहर देखकर कहा, अंडरस्को, ड्राइवर अब तक तो मेंशन आ जाना चाहिए था, आया क्यों नहीं? ड्राइवर बोला, अंडरस्को, सर बस थोड़ी देर में आ जाएगा। अगले ही पल हर्षवर्धन ने महसूस किया कि वो रास्ता मेंशन का है ही नहीं। हर्षवर्धन अलर्ट हो गया। हर्षवर्धन ने इस बार शक्ति से कहा, अंडरस्को, ड्राइवर ये रास्ता तो रघुवंशी मेंशन का नहीं है, तुम हमें कहाँ लेकर जा रहे हो? ड्राइवर बोला, अंडरस्को, कर मुझे जहाँ का ऑर्डर मिला है मैं वही लेकर जा रहा हूँ। हर्षवर्धन ने गुस्से में ड्राइवर के गले को पकड़ लिया और उसे दबाते हुए बोला, अंडरस्को, गाड़ी रोको। लेकिन ड्राइवर ने गाड़ी नहीं रोकी, बल्कि अपने एक हाथ में एक स्प्रे उठाया और हर्षवर्धन के चेहरे पर मार दिया। हर्षवर्धन वही कुछ ही सेकंड में बेहोश हो गया। हर्षवर्धन बेहोश हो गया, ये बात हीर को नहीं पता थी, क्योंकि वो अभी भी सो रही थी। ड्राइवर ने स्प्रे लेकर हीर के चेहरे पर भी मार दिया। हीर पहले सो रही थी और अब बेहोश हो चुकी थी। ड्राइवर ने गाड़ी रोकी और किसी को कॉल करके कहा, अंडरस्को, सर मैंने आपका काम कर दिया है, दोनों गाड़ी में है और दोनों ही बेहोश है।